बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और डीमन किंग को हराना मुझे कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है, पर जो बात तुमने पहले कही कि लोग तकलीफ में हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये जताना चाह रहे हो कि सही और गलत की पहचान बस तुम्हें है और बस तुम ही हो जिन्हें लोगों की परवाह है। फिर वो एलिस को लेके वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वो रैक्स के कान में बोलता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, अभी तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं। बाहर आते आते रात हो गई थी, लेकिन उसने सोचा था कि वो रात होने से पहले ही अपना काम निपटा लेगा। अब वो जाने लगता है, तभी एलिस कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे जैसा ही कोई ढूंढ रही थी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और कागामी उसका प्रपोजल रिजेक्ट करते हुए कहता है कि तुमसे शादी शायद 100 मिलियन साल बाद करूं, और वहाँ से जाने लगता है। एलिस उसे रोकते हुए कहती है कि मत जाओ। कागामी उसे समझाता है कि देखो, मैं एक बच्ची से शादी नहीं कर सकता और वैसे भी मुझे मैच्योर लेडीज पसंद है जिनका फिगर एकदम हार ग्लास जैसा होता है। जिस पे एलिस कहती है कि तुम्हें बिल्कुल अभी करने की जरूरत नहीं है, तुम 1 साल में नहीं 3 साल बाद कर सकते हो। फिर कागामी उससे पूछता है, वैसे तुम मुझे ये बताओ, आखिर तुम उस लेजेंडरी स्वॉर्ड का क्या करना चाहती थी? तो एलिस सैड होकर बताती है कि मेरे पापा बहुत बीमार हैं, तो मैंने सोचा अगर किसी हीरो को वो सेक्रेट स्वॉर्ड मिल गई तो वो उन्हें मार सकता है। कागामी पूछता है, मतलब अगर स्वॉर्ड ना हो तो वो जिंदा रह सकते हैं, आखिर तुम्हारे डैड असल में है कौन? एलिस थोड़ा हेजिटेट करते हुए बताती है कि वो डीमन किंग है। कागामी सरप्राइज होके कहता है कि रुको, तुम उस बूढ़े की बेटी हो? अच्छा, तो वो बीमार है। एलिस बताती है कि उन्हें बेड पे लेटे हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। रुको, क्या तुम मेरे पापा को जानते हो? कागामी कहता है हाँ, हमारी 1-2 बार टक्कर हो चुकी है। एलिस पूछती है, तो क्या इसी वजह से तुमने उन्हें मारने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी? कागामी बोलता है कि नहीं, बस मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा होगा, क्योंकि डीमन हॉर्न से जो माना निकलता है वो मॉन्स्टर क्रिएट करता है जो इंसानों पे अटैक करते हैं, और इसीलिए डीमंस को कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इंसान खुद उनसे नफरत करते हैं। पर एलिस बोलती है कि मैं इंसानों के साथ को एग्जिस्टेंस चाहती हूँ, मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि डीमंस और ह्यूमन साथ रह सकते हैं। कागामी बोलता है, और इसीलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि डीमंस भी इंसानों से अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं और बहुत से लोग ये जानते हैं। इसीलिए इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारे पास हॉर्न्स हैं, ऐसा बस इसलिए है क्योंकि तुम डीमन पैदा हुई हो। अब इसमें जो चीज गलत है वो है इस दुनिया का सिस्टम। एलिस उससे पूछती है कि तुम डीमंस को क्यों नहीं मारना चाहते? तो कागामी रिप्लाई देता है, क्योंकि ये बकवास है, और वहाँ से जाने लगता है और एलिस उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ टीना गुस्से में बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा उस विलेजर का प्रॉब्लम क्या था। पर्णा पूछती है कि अब हम क्या करें, क्या हम सीक्रेट स्वॉर्ड के बिना ही डीमन किंग को हंट करेंगे? तो कुरल समझाती है कि हमें नया प्लान बनाना पड़ेगा और अभी के लिए वर्मन सिटी वापस चलते हैं। पर रैक्स को थोड़ा खोया हुआ देख के वो पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर रैक्स बताता है कि उसने कुछ स्ट्रेंज बात कही कि ये दुनिया कैसे काम करती है, अभी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। रैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। कुरल पूछती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है? रैक्स कहता है, पता नहीं, पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उस विलेजर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर हमारा सीन चेंज होता है। कागामी एलिस से पूछता है कि तुम कितनी देर तक मुझे फॉलो करती रहोगी, क्योंकि हम टाउन पहुंचने ही वाले हैं। तो एलिस कहती है, मुझे एक फेवर चाहिए था। कागामी कहता है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। एलिस कहती है, ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं सोच रही थी क्या तुम मुझे एक चीज खरीद के दे सकते हो? वो एक मेडिसिन है, स्पिरिट ब्लेसिंग पोशन, और मैंने सुना है कि वो इसी एरिया में मिलता है, और मेरे पास पैसे भी हैं, 500 सिल्वर। कागामी बताता है कि स्पिरिट ब्लेसिंग पोशन की कीमत पूरे 10 गोल्ड है। ये सुन के वो शॉक होती है। कागामी उसे जाने को कहता है, तो एलिस उससे एक और रिक्वेस्ट करती है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, क्योंकि मुझे अपने पापा को बचाना है, क्योंकि अभी तो ह्यूमंस सिर्फ उनके पीछे पड़े हैं, अगर वो मर गए तो वो बाकी सब डीमंस के पीछे पड़ जाएंगे। कागामी उसे समझाता है कि अगर तुमने उन्हें बचा भी लिया तो भी ह्यूमंस उन्हें टारगेट करना नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी एक न एक दिन वो उन्हें पकड़ ही लेंगे। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें इंसानों से नफरत नहीं है? एलिस कहती है कि नफरत करने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हम कौन सा उनसे बेहतर है। कागामी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी डीमंस होते हैं। एलिस कहती है कि मुझे भी ऐसे इंसान से मिलके बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि विश्वास रखो, ऐसे लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं। कागामी कहता है, पर हमारे जैसे लोग बहुत ही कम हैं। पर एलिस कहती है कि अभी ना भी हो, लेकिन एक दिन हमें रास्ता जरूर मिलेगा, इसीलिए मैं हार नहीं मानूंगी और मैं ह्यूमंस और डीमंस को साथ ला के रहूंगी। कागामी अपने पास से एक कपड़ा निकालता है और उसे घूमने को कहता है। वो उसके हॉर्न्स पे वो कपड़ा
कपड़ा बांधते हुए कहता है, मैं तुम्हें वो पोशन खरीद के दूंगा पर तुम मेरे साथ चलोगी। एलिस बोलती है कि मैं नहीं चल सकती क्योंकि मेरे हॉर्न से माना निकल रहा है, पर कागामी के वो कपड़ा बांधने से उससे माना एमिट होना बंद हो गया था। एलिस पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। कागामी एक्सप्लेन करता है कि ये स्पेशल क्लोथ है जो कि माना को किसी और चीज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे मैंने तुम्हारे हॉर्न्स पे लपेट दिया। एलिस पूछती है कि ये तुमने कैसे बनाया। कागामी समझाता है कि स्पॉन ब्लॉक के बारे में तो तुम जानती होगी, वो चीज माना को अब्सॉर्ब करती है और मॉन्स्टर को स्पॉन करती है। जैसे ही वो मॉन्स्टर को स्पॉन करे, अगर उसी वक्त तुम उसे तोड़ दो तो उसके अंदर से कुछ मिनरल्स मिलते हैं। फिर वो बोलता है, आखिर ये मॉन्स्टर्स होते क्या हैं? उस कपड़े को देख के एलिस कहती है कि इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये डीमन हॉर्न्स के लिए बनाया गया हो। आखिर ये तुम्हारे पास क्यों है? कागामी टॉपिक चेंज करते हुए पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। उसके बाद वो वर्मन सिटी में आ चुके थे, जिसे देख के एलिस काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। तभी एक मर्चेंट उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे पहली बार आई हो? एलिस कहती है हाँ। मर्चेंट कहता है तुम कितनी प्यारी हो और उसे एक एप्पल दे देता है। एलिस उसका शुक्रिया अदा करती है और वो उसे काफी पसंद आता है। वहाँ मार्केट में काफी सारे लोग सामान बेच रहे थे। कुछ सामान ब्रोंज कॉइन में मिल रहे थे और कुछ सिल्वर कॉइन्स में। एलिस उससे पूछती है कि इस एप्पल की कीमत क्या होगी। कागामी बताता है कि लगभग 150 ब्रोंज और 1000 ब्रोंज में अच्छा खासा डिनर हो जाता है, जबकि एक सिल्वर कॉइन में तुम अच्छी खासी पार्टी कर सकते हो। एलिस कैलकुलेशन करते हुए पूछती है कि 1000 ब्रोंज के बराबर एक सिल्वर कॉइन होता है और 10,000 सिल्वर के बराबर एक गोल्ड। सही कहा ना? कागामी हाँ कहता है और बताता है कि तुम एक गोल्ड से एक छोटा सा घर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हें नोबल्स लोगो वाला फैंसी घर चाहिए तो लगभग 50 गोल्ड लग जाएंगे। एलिस हैरान होके पूछती है तो फिर 10 गोल्ड? कागामी एक्सप्लेन करता है कि स्पिरिट बाइंडिंग पोशन एक पैनेसिया है जो कि स्किन, उम्र का बढ़ना और रिंकल्स को भी रोकता है, और जो अमीर नोबल्स लोग होते हैं वो भी अगर लकी हुए तो साल में एक बार ही उसे यूज कर पाते हैं। एलिस थोड़ा सैड होके बोलती है, लगता है 500 सिल्वर में उसे खरीदने की सोचना मेरी बेवकूफी थी, लेकिन आप श्योर तो हो ना कि आप मुझे वो दिलाओगे, क्योंकि ये बहुत सारे पैसे हैं। कागामी पूछता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या? वो कहता है ठीक है, मैं डीमन किंग से ये पैसे वापस ले लूंगा। एलिस कहती है वो जरूर दे देंगे, उनके कासल में काफी सारी ज्वेलरी है। कागामी कहता है तो फिर मैं 15 गोल्ड के बराबर ज्वेलरी लूंगा। एलिस बोलती है कि तो 5 गोल्ड एक्स्ट्रा हो गए। कागामी कहता है कि ये तुम्हें कासल तक वापस छोड़ने का बोनस है, इतना तो बनता ही है। वो उसे छोड़ने जाएगा। ये सुन के एलिस खुश हो जाती है। अब एक इन में एलिस बैठ के मजे ले रही थी। कागामी कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पे वेट करो, मैं पोशन खरीदने के बाद अपने एक दोस्त को साथ में लेके आऊंगा। वो एक्सप्लेन करता है कि जर्नी के वक्त एक इंसान और होना चाहिए जो कि मेरे लड़ने के वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि एडवेंचरर्स फिर से तुम पे अटैक कर सकते हैं। और देखो, मेरे लॉर्ड के आने तक किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर हम काफी सारे क्रोस को देखते हैं जिनके ऊपर मीनो नाम का डीमन आ रहा था। वो कहता है, इंसानों डर से कांप उठो। इधर एलिस सोच रही थी कि वो सही कह रहा है, डीमंस इंसानियत के दुश्मन है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही नादान बन रही थी। तभी बाहर से कागामी दरवाजा खोलने को कहता है। एलिस खुशी से जाके दरवाजा खोलती है, पर उसके सामने मर्दाना खली खड़ा हुआ था। वो बोलता है, अरे कितनी प्यारी और छोटी सी। ये देख के एलिस डर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी पीछे से कागामी पूछता है, क्या हुआ? अब वो टकाको नाम का बंदा चाय पीते हुए कहता है कि रात में चाय का मजा बिल्कुल अलग ही होता है। तभी कागामी एलिस को एक रिबन देते हुए कहता है कि ये लो, इसे हॉर्न्स पे लगा लेना। एलिस उसे थैंक्स बोलती है और पूछती है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? कागामी इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि हाँ, ये टकाको है, सबसे बेस्ट मंक जिसे मैं जानता हूँ। टकाको उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मिलके खुशी हुई। मैं टकाको बिल्डर हूँ, लेवल 124, और देखने से नहीं लगता होगा लेकिन मैं एक मंक हूँ। वो बताता है कि मैंने सारी सिचुएशन के बारे में सुन लिया है और मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। कागामी उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। टकाको को पता है कि तुम डीमन हो, फिर भी वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है। टकाको एक्सप्लेन करता है कि पहले मैं भी यही सोचता था कि डीमंस को मरना ही चाहिए, लेकिन एक दिन जब मैं जंगल में मरने वाला था तो एक डीमन ने मेरी जान बचाई। तब से मैं सोचने लगा कि ह्यूमंस और डीमंस में ज्यादा फर्क नहीं होता। वो बताता है कि इसीलिए मैंने एडवेंचरर की लाइफ छोड़ दी और अब मैं टाउन में बार और क्लब चलाने की शांति भरी जिंदगी जीता हूँ। कागामी बोलता है कि मैं एक दिन कस्टमर बन के आया था और उसके बाद हम दोनों की काफी अच्छे से बातें होने लगी। तो टकाको थोड़ा शर्माते हुए कहता है, ओ कागामी, कितने दिन हो गए, तुम मेरे यहाँ पे आए ही नहीं। और वो उसके मुक्का धर देता है। एलिस उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। टकाको बोलता है, अरे कोई बात नहीं, तुम बहुत दिनों से कैंपिंग कर रही थी ना, शायद इसीलिए। वैसे क्या तुम नहाना पसंद करोगी? पास ही में एक हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए वहाँ
पे एक डीमन भी काफी कंफर्टेबली जा सकती है। इधर उसके पंच से बेचारा कागामी अभी भी दर्द में था। तकाको उससे पूछता है क्या हम दोनों साथ में नहाने चले। एलिस राजी तो हो जाती है पर झिझकते हुए कहती है लेकिन, जिसे देख के कागामी क्लियर करता है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि तकाको चान एक लड़की है। जिसे सुन के एलिस को झटका लगता है, मुझे भी लगा था। वो पूछती है कि अगर ये लड़की है तो वो चीज कहाँ पे है। कागामी समझाता है कि उसने अपने चेस्ट के सारे फैट को मसल में कन्वर्ट कर दिया है, जिस पे तकाको थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करती है और कहती है कागामी तुम कितने बदतमीज हो, और उसके लात धर देती है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वो उनसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोग आपस में दोस्ती बढ़ाओ, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में एलिस कहती है कि आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि कागामी का लेवल 999 है, लेकिन फिर भी आपने उसे बहुत बुरी तरह हर्ट किया था। तकाको उसे समझाती है कि कागामी एक विलेजर है और एक मंक सेम लेवल पे भी विलेजर से 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सुन के एलिस हैरान होती है। तकाको उसे क्लियर करती है कि हम मंक क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं और हर 100 लेवल पे हमें एक स्पेशल कॉम्बैट स्किल मिलती है, और मेरी स्किल बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन फिर भी एक फेयर फाइट में मैं कागामी के सामने नहीं टिक पाऊंगी। एलिस पूछती है उनकी लेवल की वजह से। वो कहती है वो भी एक चीज है, लेकिन कागामी खुद में ही काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इधर कागामी अपने पास्ट को याद कर रहा था, जब उसके फादर को एक मॉन्स्टर ने मार डाला था, जिसके बाद वो मॉन्स्टर से लड़ने लगा। लेकिन एक दिन जब वो घर आया तो उसकी मॉम को भी मार दिया गया था। एलिस क्यूरियस होके पूछती है कि कागामी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हुए, जिस पर तकाको बताती है कि उसने बहुत सारी लड़ाई की होगी, क्योंकि लेवल बढ़ाने के लिए तुम्हें जनरली हायर लेवल के मॉन्स्टर्स को मार के एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए होते हैं। तो एलिस हैरानी से कहती है लेकिन लेवल 999, मुझे तो 500 लेवल से ऊपर का कोई मॉन्स्टर भी नहीं पता। तकाको सरप्राइज थी कि 500 लेवल के भी मॉन्स्टर होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। वो पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कोई लेवल 999 पे पहुँच के तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश करेगा। वो कहती है हाँ। तकाको उसे दिलासा देती है कि फिक्र मत करो, कागामी के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। एलिस पूछती है लेकिन क्यों। तकाको एक्सप्लेन करती है कि कागामी में एक ऐसी चीज की कमी है जो कि हर लिविंग बीइंग के लिए काफी प्रेशियस होती है, और वो एक अल्टीमेट इडियट भी है। एलिस क्यूरियस होके पूछती है कि आखिर वो प्रेशियस चीज क्या है। तकाको बोलती है तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा, हमारे साथ ट्रैवल करते करते तुम्हें सब समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं सारी बातें तुम्हें एक साथ तो नहीं बता सकती। तभी वहाँ अचानक से एक धमाका होता है और लेवल 54 के मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, जो कि डायरेक्ट आसमान से गिर रहे थे। उनमें से एक कागामी के रूम में गिरता है। ऊपर से मीनो अनाउंस करता है कि डीमन किंग ने ह्यूमैनिटी पे एक फुल स्केल अटैक शुरू कर दिया है और तुम लोगों पे हमेशा के लिए हमारा कंट्रोल होगा। ये सुन के एलिस उदास होते हुए कहती है कि डीमन किंग की आर्मी ऐसा क्यों कर रही है। वो देखती है कि काफी सारे मॉन्स्टर्स मासूम ह्यूमंस पे अटैक कर रहे हैं। वो कहती है इस तरह से तो ह्यूमंस और डीमंस एक साथ कभी नहीं रह पाएंगे। इधर कागामी एक मॉन्स्टर को उठा के वापस पार्सल कर देता है, जिससे उनका क्रो भी खत्म हो जाता है। कागामी सोचता है कि अरे यार, उस मॉन्स्टर से जो पैसे गिरे होंगे वो बाकी लोगों ने उठा लिए होंगे। उसके पास और भी मॉन्स्टर्स आते हैं, लेकिन वो एक एक करके उन सभी को ऊपर फेंक देता है। ये देख के मिनो बोलता है कि कोई ब्लडी बफर्स को ऊपर फेंक रहा है, क्या ये कोई हीरो है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एलिस ये देख के पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। तकाको बोलती है कि ये काम सिर्फ कागामी ही कर सकता है, और इधर वो पैसे इकट्ठे कर रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर डीमन पे पड़ती है, और इधर एलिस थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि उसके सामने हीरो था जो कि मॉन्स्टर्स को मार रहा था। एलिस तकाको को बताती है कि कागामी ने मुझे उन लोगों से बचाया था। इधर रैक्स अपनी टीम को कमांड देता है कि हमें उन्हें नीचे आने से पहले ही मारना होगा। वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और लाइटनिंग अटैक से एक मॉन्स्टर को मार देता है। कुरल सबका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि ये एडवेंचरर्स का टाउन है और अब वक्त आ गया है खड़े होकर लड़ने का, इसीलिए सभी लोग मेरे साथ मिलकर डीमन आर्मी को हराओ। ये सुन के सब में जोश आ जाता है। रैक्स फिर से अपना अटैक रेडी करता है और बोलता है कि सभी लोग साथ मिलके मुझे फॉलो करो। पर जैसे वो अटैक करता है, कागामी उसके सामने एक मॉन्स्टर फेंक देता है। रैक्स गुस्से में कहता है कि तुम फिर से मेरे रास्ते में आ गए, और कुरल भी बोलती है कि तुम्हें अपनी पावर शो ऑफ करने का कुछ ज्यादा ही शौक है क्या, या फिर तुम सच में डीमन किंग के साथ मिले हो। कागामी आराम से उन्हें समझाता है कि तुम्हारा फुल अटैक करने का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अभी हम लोग सिटी के अंदर हैं, और अगर तुम मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक साथ काफी सारे मॉन्स्टर नीचे गिर पड़े तो फिर क्या होगा। और जिस तरह के तुम्हारे वेपन्स हैं, अगर उससे तुम्हारा निशाना चूक गया और वो किसी मासूम के ऊपर जाके गिरा तो क्या उसकी जान नहीं जाएगी। कुरल थोड़ा झिझक रही थी। कागामी कहता है कि मैं तुम्हारे प्लान को 10 में से 3 मार्क्स दूंगा, और उसके सर पे मारता है। कुरल कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, किसी मर्द ने पहली बार मेरे सर पे मारा है। तभी वहाँ टकाको भी आ जाती है। टीना आगे पूछती है क्या वो तुम ही थे जो कि मॉन्स्टर्स को ऊपर फेंक रहे
रहे थे। पर्णा सवाल करती है कि अगर तुम ही मॉन्स्टर्स को फेंक रहे हो तो क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई मैजिक नहीं है, जिसे सुन के एलिस भी हैरान होती है और पूछती है कागामी सान क्या तुम्हारे पास सच में मैजिक नहीं है। पर्णा कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें कागामी सान बुला रही है, काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है। एलिस थोड़ी परेशान थी पर वो कहता है कि टेंशन मत लो। तभी आसमान से मीनो फिर से चिल्लाता है कि डीमन किंग की आर्मी बहुत ही पावरफुल है और तुम लोग इससे नहीं बच सकते। कागामी एलिस से पूछता है कि ये कौन है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। एलिस बताती है कि ये मीनो है, इसकी फैमिली कई जनरेशन से मेरे फादर को सर्व कर रही है। अब कुरल आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी पावर्स के बारे में अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें डीमन किंग की आर्मी को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। कागामी पूछता है लेकिन क्यों। कुरल समझाती है कि उन्हें नहीं पता कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में कभी भी हम पे दोबारा अटैक ना करें। कागामी उसे काउंटर करते हुए एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई है तो ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि शायद वो पूरी दुनिया में रेड कर रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सी सिटीज में इन्वेड किया जा सकता है। तो ऐसे में अपनी ताकत ना दिखाना ही ज्यादा बेहतर है, जिससे वो कमजोर सिटीज की तरफ न जाए। पर्णा उसकी बात से एग्री करती है। कागामी आगे बताता है कि एनिमी को सिर्फ भगाना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं होता, पहले ये पता करो कि वो आखिर चाहते क्या है। ऐसी सिचुएशन में तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर सकती हो। कुरल कंफ्यूज थी क्योंकि उसने कभी भी इस बारे में सोचा तक नहीं था। कागामी तकाको को इशारा करता है और बोलता है कि मैं खुद जाके उस डीमन कमांडर से बात करूंगा और वो एक लंबी जंप करता है। ये देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं कि ये उड़ कैसे गया। पर्णा बोलती है क्या वो सच में डीमन से मिलने जा रहा है, कितना लापरवाह है। अब तकाको भी एक जंप करके उसके पीछे आने लगती है और उससे कहती है कि हमारी फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विस शुरू होने वाली है, लेकिन तुम जिंदा लौटोगे इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। और वो उसे जोर से आगे ढकेलती है जिससे वो पूरी स्पीड में ऊपर चला जाता है। मीनो देख के हैरान था कि अभी तक तो सिर्फ मॉन्स्टर उड़ रहे थे और अब इंसान भी उड़ रहे हैं, आखिर इस टाउन में चल क्या रहा है। तभी कागामी उसके क्रो पे कूद जाता है, जिसे देख के वो पूछता है कि तुम कौन हो। कागामी कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजरता हुआ एक विलेजर हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।